लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अपना एक नया वीडियो जारी किया है और 25 दिनों से जारी अपनी भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए सरकार के सामने उन्होंने एक बड़ी शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि वो इसी शर्त पर अपने अनशन को खत्म करेंगे जब सरकार उन्हें यह आश्वासन दे कि वो प्रदर्शनकारी छात्रों पर ताकत और बल का इस्तेमाल नहीं करेगी और 20 और 21 जुलाई को हुए उपद्रव के मामलों में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई या बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो पहले उनका ये वीडियो संदेश सुनिए। मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। तो याद रखिए, सोनम वांगचुक अब भी अपना अनशन जारी रखे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ संकेत इस वीडियो के जरिए जरूर दिए हैं। एक ओपन लेटर भी उन्होंने लिखी है और उसमें ये साफ लिखा है कि एक तो जो परिवारों को क्षति पहुंची है उनको मुआवजा मिले, दूसरा कोई भी बल और ताकत का प्रयोग प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ ना किया जाए, वहीं तीसरी तरफ वो इस पूरी व्यवस्था में देश की संसद में चर्चा हो कि क्या किया जाएगा, ये शर्त भी रख रहे हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये कहा है कि सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने जो बात रखी उसका जल्द जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर हैं और सरकार इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। तो उनका हालचाल पूछने गए, उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से हम वो मेदांता में पहुंचे। तो एक तो वो आईसीयू में थे तो वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है, लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाए। हमारे सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे और जवाब दे करके वार्ता आगे बढ़े, इसकी हम चिंता करें। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इस मोड़ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यह समय ये नहीं है कि हमारी सरकारें, आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीजों को विभाजित करें। ये गंभीर मसला है और जैसा मैंने आपके सामने कुछ नाम गिनाए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें यूपीए की सरकारें इन्वॉल्व हैं जहां पेपर लीक हुआ है। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय न हो। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है। और इससे पहले आज सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मेदांता हॉस्पिटल जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी और हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा के मुताबिक ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली, जिसके बाद सोनम वांगचुक की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई
और इसमें जो बातें लिखी हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। और यहां आपको यह भी देखना होगा कि क्यों सरकार के लिए सोनम वांगचुक के साथ बातचीत का रास्ता खोलना जरूरी है। तो इस चिट्ठी में सोनम वांगचुक ने क्या क्या लिखा है, सबसे पहले ये चिट्ठी आपको दिखा देते हैं, जो ओपन लेटर उनका है। उन्होंने सीधे इस लेटर को एड्रेस किया है न सिर्फ जेपी नड्डा को, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ये चिट्ठी एड्रेस किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। दोनों मंत्री उनसे मिलने गए थे और नीचे उनका हस्ताक्षर है। और जो बड़ी मांगे वो रख रहे हैं वो आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग रात में हॉस्पिटल मिलने आए, आपने जो अपील की है कि मैं अपना अनशन तोड़ूं, उसके लिए मैं आपकी बात सुन रहा हूं। लेकिन हमारे डिस्कशन के दौरान आपने मुझे ये आश्वासन दिया है कि आप 2 बातों को पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे, यानी आप सकारात्मक रूप से इन 2 बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले जो जरूरी हो ऐसा कॉम्पनसेशन दिया जाए, यानी मुआवजे की बात वो कर रहे हैं ऐसे परिवारों को, ऐसे जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है। इनमें आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देना, नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा करना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार करने की मांग शामिल है। तो ये पूरी उनकी चिट्ठी है। फिर उन्होंने चलो संसद, ये जो पूरा मार्च हुआ है, इसी चिट्ठी में ये भी लिखा है कि सोनम वांगचुक इसी शर्त पर अपने अनशन को समाप्त कर सकते हैं जब सरकार ईमानदारी से उन्हें यह आश्वासन दे कि इस आंदोलन में शामिल किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई भी कानूनी या बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अपने वीडियो में भी उन्होंने यही बात कही है। तो मैंने आपको पढ़कर पूरी ये चिट्ठी सुना दी है, जिसमें वो साफ साफ लिख रहे हैं कि चलो संसद मार्च जो हुआ है 2026 20 जुलाई को, वो शांतिपूर्ण था, लेकिन कई बार पुलिस ने ज्यादतियां की हैं प्रदर्शनकारियों पर। वो लिख रहे हैं कि बहुत सारी उन पर हमला हुआ है। इसी के साथ वो लिख रहे हैं कि पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से एक लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट हुआ है और उस पर एट्रोसिटीज यानी उस पर आघात हुआ है। इसी के साथ वो लिख रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर विश्वास है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास है, वो अडिग रहे। लीगल केस, हैरासमेंट और इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई, इन सब से सरकार बचेगी। कुल मिलाकर इस पूरी चिट्ठी के जरिए सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र का भविष्य और जो आने वाले दिनों में किस तरह से ये पूरा मुद्दा, ये मामला आगे बढ़ता है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार क्या रुख अपनाती है और क्या वो उनकी शर्तों को मानती है। यहां आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये पूरा विरोध प्रदर्शन इसलिए ज्यादा छात्रों और युवाओं तक पहुंचा क्योंकि इसमें सोनम वांगचुक जुड़े हुए थे। और इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि जब सोनम वांगचुक लगातार अपने अनशन पर बैठे रहे, 28 जून से लगातार अपने अनशन को जारी रखा, तब लोगों ने उनके संघर्ष को देखा और फिर पूरे देश में लोगों ने उनका समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों की धीरे धीरे वहां पर भीड़ बढ़ने लगी और एक बहुत बड़े हिस्से ने सोशल मीडिया के जरिए सोनम वांगचुक के समर्थन में वीडियोस बनाए और इस सब का असर हुआ। ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। सोनम वांगचुक अपने अनशन के साथ इस आंदोलन को खत्म करने का आग्रह कर देते हैं तो ये विरोध प्रदर्शन खत्म होने का भी आसार बन सकता है, क्योंकि उनकी बात पर लोग भरोसा कर रहे हैं, खास तौर पर जो प्रदर्शनकारी या फिर जो समर्थक हैं इस आंदोलन के। इसके अलावा आज शाम को आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के 5 सांसद सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन अनुमति ना होने के कारण पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। और इसके बाद वहां काफी हंगामा हुआ। इन विपक्षी नेताओं ने धरना देने की भी कोशिश की, लेकिन आखिर में इन्हें सोनम वांगचुक से बिना मिले ही वापस गुरुग्राम से दिल्ली लौटना पड़ा। हालांकि दावा है कि इन विपक्षी सांसदों ने अपनी चिट्ठी सोनम वांगचुक की पत्नी को, जो कि उनसे मिलने बाहर आई, उनको सौंप दी। और ये वही चिट्ठी है जिस पर विपक्ष के कुल 55 सांसदों ने हस्ताक्षर करके ये अपील की थी कि सोनम वांगचुक को अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन ये चिट्ठी अभी सोनम वांगचुक तक क्या पहुंच पाई है, देखिए। सुनो, आप एमपी हो गए, यहाँ खाना भी नहीं होंगे। हाँ, ये भी एमपी है, मैं भी एमपी हूँ। पता है क्या नतीजा होगा इसका? पता है नहीं पता है?
My humble request is you please talk to the MS. MS ने कहा है कि प्रायोरिटी क्या मेडिकल राइट्स को पहचानते हैं। हाँ जी पहचानते हैं। अभी तो आप कह रहे अपना प्रोटेस्ट को जारी रखें, लेकिन अपना आमरण अनशन समाप्त कर लें, क्योंकि उनका जीवन इस देश के लिए, युवाओं के लिए, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भाई आप नोबडी कैन प्रिवेंट अस। तो क्या दिक्कत क्या है? नहीं अभी आप लोगों को परमिशन किस बात की परमिशन? एक बार आप होल्ड कीजिए, आप रुकिए। We don't go back. We don't go back. CPL. हाँ 55 MPs ने साइन किया है, 55 सांसदों ने साइन किया है ये पत्र, और ये साइन करके हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को? और अब इन दो तस्वीरों की बात करना चाहते हैं, जिनमें पहली तस्वीर 21 जुलाई यानी कल रात की है। आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर हमला किया और सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर पत्थर फेंके। ये घटना 20 जुलाई की हिंसा से अलग है और दिल्ली पुलिस का ये आरोप है, उसने इस हिंसा के खिलाफ भी एक नई FIR दर्ज की है। दूसरी तस्वीर 20 जुलाई की है, जब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने संसद तक मार्च निकालने की कोशिश की थी और पार्टी का आरोप है कि उस दिन कई छात्रों के साथ पुलिस ने मारपीट की। और आरोप के साथ साथ तस्वीरें भी है, तस्वीरें भी हर कोई देख रहा है। इनमें भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल DCP संदीप लांबा पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला प्रदर्शनकारी को बिना किसी कारण के थप्पड़ मारा। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं और अब यह मामला इन दो तस्वीरों में बटा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जंतर मंतर या उसके आसपास के इलाकों में पहुंच रहे हैं, वो पुलिस पर हमले कर रहे हैं, उनकी तरफ से हिंसा की जा रही है। जबकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मारपीट और हिंसा दिल्ली पुलिस की तरफ से हो रही है और जो छात्र अपनी वाजिब मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना भी चाहते हैं, उन्हें पुलिस की तरफ से जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यहां सबसे अहम यह है कि जो उपद्रव 20 जुलाई को थमता हुआ दिख रहा था, वो दिल्ली पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई यानी कल रात को भी जारी रहा। क्या हुआ? आज सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि कल रात को दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स पर हमला क्यों हुआ और क्या हमला करने वाले लोगों को बिना जांच के प्रदर्शनकारी मान लेना सही होगा। क्योंकि यहां पर मामला समझिए, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन कहां चल रहा है? जंतर मंतर पर। हिंसा और उपद्रव की घटनाएं कहां हो रही हैं? दूसरे इलाके में। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी शुरुआत कल शाम 6 बजे से हुई। पुलिस का कहना है कि संसद मार्ग और कनॉट प्लेस में शाम से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। शुरुआत में पुलिस ने यही माना कि ये लोग कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस का आरोप है कि धीरे धीरे ये भीड़ संसद मार्ग से संवेदनशील इलाकों, खासकर संसद भवन की तरफ बढ़ने लगी। ये भी आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिनकी उस वक्त पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा गया कि भीड़ संसद मार्ग के इलाके से पीछे हट जाए, लेकिन ये भीड़ ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई। हमारे पास उस वक्त का एक वीडियो है जिससे आप इस पूरी स्थिति को समझ पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने जब तक उपद्रव करने वाले इन लोगों को प्रदर्शनकारी अभी तक नहीं माना है। पुलिस यही कह रही है कि वो इन लोगों की जांच करेगी कि आखिर ये कौन थे और कहां से आए थे। इसका एक कारण यह भी है कि कल कॉकरोच जनता पार्टी ने इस तरह के किसी विरोध प्रदर्शन का कोई ऐलान किया नहीं था, लेकिन फिर भी जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन से अलग संसद मार्ग और कनॉट प्लेस के इलाकों में लगातार भीड़ बढ़ रही थी। इनमें भी कई लोगों को यह कहते हुए सुना गया कि 20 जुलाई को पुलिस ने उन्हें पीटा था, अब इन लोगों की बारी है। इन्हीं नारों के बीच जब रैपिड एक्शन फोर्स की एक गाड़ी खाना और दूसरा सामान लेकर वहां से गुजर रही थी, तब सबसे पहला हमला आरोपों के मुताबिक उसी पर हुआ। इसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान इस गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे, उन्हें भीड़ ने घेर कर जमीन पर गिरा दिया। और हम आपको इस वक्त जितनी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनकी पुष्टि हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं कि कल रात क्या हुआ है। एक बार फिर यह बात कहनी जरूरी है कि ना पुलिस ने ना किसी ने यह दावा किया है कि वही प्रदर्शनकारी हैं जो अपना आंदोलन
जंतर मंतर पर कर रहे हैं और अभी भी इनकी पहचान होनी जरूरी है कि आखिर ये लोग अचानक से जो यहां पर आए और जिन्होंने हमला किया वो कौन से लोग थे। रैपिड एक्शन फोर्स के जिन जवानों पर यह हमला हुआ वो फोर्स केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है और इस पर हुए हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक नई FIR अब दर्ज की है। यहां हम आपको ये बात भी याद दिलाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये उपद्रव हमला किया उन्हें प्रदर्शनकारी छात्र मानना बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर आप देखें तो ये छात्र नीट के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जंतर मंतर पर बैठे हैं, जबकि ये घटनाएं कनॉट प्लेस, संसद मार्ग इनके आसपास हुई है। अभी पुलिस जांच कर रही है और मुमकिन है कि पहचान हो जाए। आप कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी सुन सकते हैं, जिन्होंने कल रात खुद बताया कि जो लोग जंतर मंतर के बाहर जाकर उपद्रव कर रहे हैं उनका इस विरोध प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए। अभिजीत दीपके के इस बयान से यह स्पष्ट है कि कॉकरोच जनता पार्टी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर हमला करने वाले लोगों को प्रदर्शनकारी छात्र नहीं मान रही है और खुद पुलिस ने भी ऐसा नहीं कहा है। कई हिंसक घटनाओं में ऐसा हुआ है जब बाहरी लोगों ने शामिल होकर शांति को भंग करने की कोशिश की है। अभी इंतजार करना होगा। और यहां भी अगर आप इस आंदोलन को देखेंगे तो इसमें कल जो हमले हुए उनमें लगातार पुलिसकर्मियों जवानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे। कुछ लोग इस उपद्रव के वक्त ये कहते हुए भी देखे गए कि दिल्ली में नेपाल ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। देखिए, बहुत सारे लोगों का यह सवाल भी है कि जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स को क्यों तैनात किया गया और ये रैपिड एक्शन फोर्स होती क्या है। रैपिड एक्शन फोर्स दिल्ली पुलिस की नहीं बल्कि CRPF की एक विशेष टुकड़ी है। CRPF का मतलब है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल। इसकी जो स्थापना अक्टूबर 1992 में हुई थी और इस फोर्स का काम है दंगे हो, सांप्रदायिक हिंसा हो, उसको रोकना। वहीं पर इनकी तैनाती होती है। बड़े विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी होती है। इसे जीरो रिस्पांस फोर्स भी कहा जाता है क्योंकि इसे किसी भी संकट की स्थिति में बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है, तो बहुत कम टाइम में उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। अभी इस फोर्स में कुल 15 बटालियन है। इनका नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल स्तर के अधिकारी करते हैं और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अब तक दिल्ली में जब भी कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है, 2020 में जब दिल्ली के दंगे हुए, जब आतंकी हमलों का अलर्ट आया, इसी फोर्स को हमेशा सड़कों पर पुलिस के साथ उतारा गया। और ये रैपिड एक्शन फोर्स 3 प्रमुख हिस्सों में बटी होती है। इनमें पहला है राइट कंट्रोल, यानी भीड़ और दंगों को नियंत्रित करना। दूसरा है टीयर स्मोक एलिमेंट, यानी आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल कर हिंसक भीड़ को तितर बितर करना। और तीसरा है फायर एलिमेंट, यानी आगजनी जैसी घटनाओं से तुरंत निपटना और उन्हें काबू करना। अब तक रैपिड एक्शन फोर्स का लगभग सभी सरकारों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी इस फोर्स की तैनाती को लेकर कई सवाल उठा रही है। प्रदर्शनकारी भी इस पर नाराजगी जता रहे हैं। अभिजीत दीपके ने रैपिड एक्शन फोर्स का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें कुछ जवान 19 जुलाई को टीयर गैस की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए। तैयारी चल रही है। यहां कॉकरोच जनता पार्टी 2 और गंभीर आरोप लगा रही है। पहला आरोप यह है कि जिन प्रदर्शनकारियों का दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज हुआ, उनके बारे में अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि अस्पताल पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी संख्या को आखिर क्यों छिपाना चाहता है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक और आरोप है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने 20 जुलाई के प्रदर्शन में एक महिला को बिना किसी कारण के थप्पड़ मारा था और प्रदर्शनकारियों ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अब तक दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि इस उपद्रव में एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा खुद पथराव में घायल हुए, लेकिन अब इस वीडियो के आधार पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की थी।
इस बीच एक बार फिर से दिल्ली में खबर आ रही है। लगभग 9:24 हो रहे हैं और एक बार फिर से प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। दिल्ली में पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प की खबर आ रही है, तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली के टॉलस्टॉय मार्ग में ये हिंसक झड़प की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर आरएएफ और दिल्ली पुलिस लगातार स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिशें कर रही है और एक बार फिर से ऐसा प्रतीत होता है कि लाठीचार्ज की नौबत आ चुकी है। ये देखिए, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये तस्वीरें एक बार फिर से बहुत भयावह स्थिति दिखा रही हैं। बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, तकरीबन 8:30 बजे के आसपास की तस्वीरें अंजना। जो संसद मार्ग से जंतर मंतर के आसपास का इलाका, वहां पर जो ड्यूटी पर तैनात आरएएफ और पुलिस टीम है। चूंकि जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर है तो दूसरी साइड पर जो ड्यूटी है, इस ड्यूटी पर तैनात थे। उसी दौरान पुलिस की तरफ से आरोप है कि कुछ प्रोटेस्टर ने पथराव किया, जिसके बाद जब आरएएफ और पुलिस की टीम एक्टिव हुई तो उसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, जो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है, और कुछ के हाथ में डंडे भी थे। जिसके बाद स्कफल हुआ आरएएफ की टीम की तरफ से और जो प्रोटेस्टर है उनकी तरफ से। तस्वीरें सबके सामने हैं, उसको हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं अंजना। जिसके बाद आरएएफ की टीम ने 1 से 2 आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद फिर समझाया बुझाया गया और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। फिलहाल शांति है, लेकिन तस्वीरें वो आप सामने देख पा रही हैं। और कल देर शाम भी को कमोबेश इसी तरह की तस्वीर आई थी, जब आरएएफ की एक टीम पर, एक गाड़ी पर अटैक कर दिया गया था और उसके बाद फिर आरएएफ के एक जवान को दौड़ा कर मारा गया था, जिसका वीडियो सामने आया था। बुरी तरह से वो आरएएफ का जवान जख्मी है, जिसके बाद कल एफआईआर दर्ज हुई थी। और आज ठीक उसी वक्त पर जो भीड़ है, उस भीड़ में से कुछ लोग जंतर मंतर से आगे जो चौराहा है वहां पर आ गए और पत्थरबाजी जब शुरू की, उसके बाद आरएएफ की टीम एक्शन में आई और पत्थरबाजी आप सामने से देख पा रहे हैं। एकदम नजदीक का मामला है। आरएएफ की टीम, प्रोटेस्टर, आमने सामने की भिड़न जैसी स्थिति है। उसके बाद पत्थरबाजी हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई, बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए, जिसके बाद आरएएफ की टीम एक्टिव हुई। हल्का बल प्रयोग किया गया, 1-2 टीयर गैस की सेल छोड़ी गई और उसके बाद भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। अंजना, धन्यवाद आपका। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में पुलिस प्रदर्शनकारियों में एक बार फिर से झड़प की तस्वीरें आ रही हैं और ये टॉलस्टॉय मार्ग की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे हैं एक तरफ से लाठी और हवा में पत्थर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल है कि ये स्थिति जो है काफी उग्र और हिंसक इस वक्त दिखाई दे रही है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको अगली खबर दिखाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि एक और खबर जो बीते दिन से काफी चर्चा हुई, पार्थ गोयल नाम के यूट्यूबर की। तो ये पूरा जो मामला है यूट्यूबर पार्थ गोयल का है। उनके आरोप भी शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस के जवान 20 जुलाई की एक घटना में लाठियों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने नया वीडियो जारी करके ये बताया है कि इस यूट्यूबर ने पहले उन पर पेपर स्प्रे छिड़का और बाद में ये कार्रवाई हुई। दोनों का अपना अपना पक्ष है, देखिए। विजय जी, ये क्या हुआ? एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा था अरविंद जी की, क्या हुआ था, मैं पिकट पे था जो पटेल चौक से संसद मार्ग है ना, तो उस पे स्टाफ जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, मेरी पोस्टिंग आज वेस्ट में है, तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ तकरीबन सारा ही जो है 4 पिकट एडिशनल फोर्स में थी। तो वहाँ पहली पिकट थी हमारी। काफी देर तो उनको रोकते रहे, फिर पीछे से कुछ लोग और आ गए, तो उसके बाद इन्होंने भी धक्का मुक्की शुरू कर दी। बैरिकेड गिरा दिए, हमारी लेडी कांस्टेबल और एक एएसआई को भी चोट लगी उसमें। तो ये जब मैं उधर से पीछे से थोड़ा सा आगे आके उनको समझा रहा हूँ, बैरिकेड हिला रहे थे वो आगे पीछे गिराने के लिए, तो मैं उनको समझाया भाई आप डंडे से इशारा करके, मैंने भाई आप पीछे रहो, इस तरह कर रहा था। ऑल ऑफ सडन एक आदमी ने स्प्रे मुझे मेरे पर फेंका, मतलब स्पेशली पहले एक हेड कांस्टेबल था मेरे बगल में, उनकी तरफ फेंका। फिर जो ही मैं पहुंचा हूँ तो स्पेशली मुझे टारगेट करके स्प्रे फेंका।
वो लकीली थोड़ा सा गर्दन पे रह गया, गर्दन पे जो है ना जलन हुई, काफी देर चेहरे पे जलन हुई, लकीली आंखें बच गई उससे मेरी, अदरवाइज ज्यादा नुकसान हो जाता। तो आंखें बच गई तो फिर काफी देर जलन होती रही, फिर कुछ लड़कों ने उसको जो है उठा लिया था वहां। इधर दिल्ली पुलिस ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें 20 जुलाई के उपद्रव में भीड़ ने एक पुलिसकर्मी पर हमला किया था। इक्कीस जुलाई को हुए उपद्रव के बाद दिल्ली पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है। आज सुबह दिल्ली मेट्रो ने यह बताया कि उसने जंतर मंतर के आसपास अपने सभी 16 स्टेशंस को बंद कर दिया था। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो ये सारे मेट्रो स्टेशन जंतर मंतर के 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में हैं। इनमें भी लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, इंडिया गेट और ITO का मेट्रो स्टेशन प्रमुख है। दिल्ली मेट्रो ने अब तक ये नहीं बताया था कि उसने इन मेट्रो स्टेशंस को क्यों बंद किया, लेकिन इसके पीछे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हुए उपद्रव को बड़ी वजह माना जा रहा था। कुछ लोगों ने मेट्रो स्टेशन के बाहर जमा होकर इसके खिलाफ नाराजगी भी आज जताई और इसी के बाद आज शाम को ये सभी मेट्रो स्टेशंस वापस खोल दिए गए। और इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी ने यह दावा भी किया कि 20 और 21 जुलाई के मुकाबले आज जंतर मंतर पर ज्यादा भीड़ थी। देखिए। इस भीड़ को देखते हुए पश्चिम बंगाल में तैनात CRPF की अतिरिक्त 20 टुकड़ियों को दिल्ली भेजा जा रहा है और ये सुरक्षा कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और संसद के मानसून सत्र को लेकर बढ़ाई जा रही है। इस सबके बीच कॉकरोच जनता पार्टी ये दावा भी कर रही है कि केंद्र सरकार ने आज बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा था जिसे उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि अब उनकी पार्टी अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत तभी करेगी जब सरकार खुद जंतर मंतर पर आएगी और इस बातचीत के लिए गंभीर होगी। सुनिए। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि JP नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर सरकार को क्यों बुलाना चाहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि 20 जुलाई को हुई बातचीत में सरकार ने उनके नेताओं का जानबूझकर समय बर्बाद किया। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है कि 20 जुलाई को सुबह 11:45 पर पहली बार यह सहमति बनी कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मिलने जाएंगे। 12 बजे सौरभ दास, आशुतोष रांका JP नड्डा के सरकारी आवास पर पहुंच चुके थे। हालांकि इस दौरान खुद JP नड्डा संसद में मौजूद थे। वो दोपहर 12:30 बजे पहली बार संसद से अपने सरकारी आवास के लिए रवाना हुए और दोपहर 2 बजे उनकी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से मुलाकात हुई। ये पहली मुलाकात थी जिसमें दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों नेता अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन लेकर आए नहीं थे। इसके बाद दूसरी मुलाकात 4:15 पर हुई और इस मुलाकात में उन्होंने JP नड्डा को बाकायदा एक लिखित ज्ञापन सौंपा। और जब यह मुलाकात हो गई तब इसके अगले दिन अभिजीत दीपके ने यह आरोप लगाया कि JP नड्डा ने जानबूझकर नेताओं का समय बर्बाद किया और उन्हें बाहर बैठा कर रखा गया ताकि उनके नेता संसद जो मार्च है उसमें शामिल ना हो सके। और इसी वजह से अब अभिजीत दीपके ये शर्त रख रहे हैं कि अगर सरकार को बातचीत करनी है तो सरकार को
यानी किसी मंत्री को खुद जंतर मंतर आना होगा। हालांकि सरकार इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है और यह भी औपचारिक रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है कि आज सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा था या नहीं भेजा था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ये दावा जरूर कर रही है। दूसरी बड़ी खबर शरद पवार को लेकर है और हम चाहेंगे कि इस खबर को भी आप बहुत ध्यान से देखें। आज शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की, जिसमें पार्टी सांसद सुप्रिया सुले भी शामिल। यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे कुछ घंटे पहले 21 जुलाई को यही शरद पवार जंतर मंतर पहुंचे थे और वहां उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन किया था और अभिजीत दीपके से मुलाकात की थी। अगर आप इन दोनों तस्वीरों को साथ देखेंगे तो आपके मन में भी यह सवाल आएगा कि क्या शरद पवार कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार दोनों से मिल रहे हैं, तो क्या वो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं? आज तक के लिए इस पर स्टोरी लिखने वाले हमारे रिपोर्टर ऋत्विक अरुण भालेकर का यह कहना है कि परिसीमन बिल के मुद्दे पर सरकार के पक्ष में दिखने वाले शरद पवार इस विरोध प्रदर्शन में क्या मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकते हैं, ऐसा हमारे सहयोगी हमारे रिपोर्टर ऋत्विक भालेकर का दावा है। ये बात अहम होगा क्योंकि शरद पवार अब तक विपक्षी खेमा के नेता माने गए हैं, लेकिन अब सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज उनकी शिष्टाचार मुलाकात ने एक नई चर्चा छेड़ दी है। हालांकि इसमें एक बड़ा तर्क यह भी है कि जब जेपी नड्डा लगातार खुद ही कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या सरकार को वाकई किसी अन्य मध्यस्थ की जरूरत है? ऐसा प्रतीत बिल्कुल नहीं होता है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 86 साल के शरद पवार संतुलित राजनीति के लिए जाने जाते हैं। जब साल 2017 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, वहां किसान आंदोलन चल रहा था, तब विपक्ष में रहते हुए शरद पवार ने पर्दे के पीछे से आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच में कोशिश की थी कि एक बातचीत हो, सुलह निकले, और माना जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन आज हम अपने छात्रों की बात भी करना चाहते हैं, उन लाखों करोड़ों छात्रों की जिन्होंने पेपर लीक की बेईमानी पर एक बड़ा मानसिक आघात झेला है। क्या आप जानते हैं कि पेपर लीक की बेईमानी रुकती क्यों नहीं है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ऐसे मामलों में पेपर लीक के ज्यादातर आरोपी जमानत पर बाहर आ जाते हैं और अदालतों में कई सालों के बाद भी इन मामलों पर अंतिम फैसला आ ही नहीं पाता। उदाहरण के लिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि साल 2002 से 2025 के बीच ऐसी 45 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए जिनमें हर परीक्षा में कम से कम 1 लाख छात्र शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि इन 45 मामलों में सिर्फ 2 मामलों में दोषियों को सजा मिली है, वरना बाकी सारे के सारे छूट गए। यानी बाकी मामलों में या तो सालों से अदालतों में ये केसेस लंबित हैं या जांच ठंडे बस्ते में चली गई है। आपको याद होगा, एक वक्त वो था जब निर्भया कांड के बाद जनता सड़कों पर निकली थी और सबने यही महसूस किया कि जो दोषी होते हैं उनको सजा ही नहीं मिलती। कन्विक्शन रेट इतना लो है रेप केसेस में, और उसके बाद यह फैसला किया गया कि कानून को सख्त करना होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हियरिंग करनी होगी और जल्द से जल्द अंजाम तक ऐसे केसेस को पहुंचाना होगा, कन्विक्शन करना होगा। जो दोषी हैं उन्हें दोषी करार देकर सजा मिलनी चाहिए। और आज एक बार फिर वही मामला उठ रहा है, इसीलिए हमें लगा कि इस कानूनी एंगल को उठाना बहुत जरूरी है। आखिर ये जो पेपर लीक करने वाला पूरा माफिया है, ये कैसे छूट जाता है? और ये भी तब हुआ है जब पेपर लीक की इन घटनाओं से 3 करोड़ 46 लाख छात्र प्रभावित हुए। और ये कोई छोटा आंकड़ा है, ये संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन सोचिए, फिर भी पेपर लीक के मामलों में गिरफ्तार हुए 1678 लोगों में से सिर्फ 18 यानी बहुत कम लोगों को दोषी मानकर सजा दी गई है। बाकी आरोपी जमानत पर छूट गए, उनके खिलाफ सही से जांच नहीं हुई। सोचिए, इन परीक्षाओं के पेपर लीक के कारण कई छात्रों की नौकरी, कॉलेज में प्रवेश और करियर सालों तक प्रभावित रहा। और जिन बेईमानों ने यह पेपर लीक कराया, उनमें 90% से ज्यादा आसानी से बाहर घूमते रहे। आखिर क्या सिस्टम है ये? और ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जो आरोपी पेपर लीक के मामलों में जेल से छूटकर बाहर आए, उन्होंने फिर से दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक कराए। आपने सही सुना है। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे लोगों में 2 आरोपी तो आज विधायक बनकर बैठे हैं। इनमें पहले विधायक का नाम बेदी राम।
ये उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं, जो अभी बीजेपी सरकार का समर्थन करती है। बेदी राम के चुनावी हलफनामे में लिखा है कि उनके खिलाफ कुल 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 8 आपराधिक मामले पेपर लीक के हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पेपर लीक के ये मामले एक ही राज्य के हैं। विधायक बेदी राम पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आरोपों के मुताबिक इन 2 राज्यों में पेपर लीक कराए। और बड़ी बात यह है कि विधायक साहब जब एक बार पेपर लीक के मामले में जमानत पर छूटकर बाहर आ गए, तो उन पर फिर से दूसरी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने का फिर से आरोप लगा। 2006, फिर 2008, फिर 2009, फिर 2010 और फिर 2014 में कुल 8 परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले बेदी राम के खिलाफ दर्ज हुए। लेकिन आज यही बेदी राम उत्तर प्रदेश के लॉ मेकर यानी माननीय विधायक हैं। दूसरे विधायक हैं विपुल दुबे, जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक हैं। आरोप है कि इन विधायक साहब ने भी 2006 में रेलवे भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराया था, जिसके लिए उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा। लेकिन आज सोचिए, पेपर लीक के यही आरोपी विधायक लॉ मेकर बने हुए, कानून बनाने वाले। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि विपुल दुबे ने 2006 में पेपर लीक कराया था, लेकिन जो आरोप है उनके मुताबिक, लेकिन आज भी उनके मामले में अदालत का फैसला आया नहीं है। तो आरोप यह कहता है कि कब उन्होंने आरोपों के मुताबिक पेपर लीक कराया, लेकिन आज तक फैसला नहीं आया है। और 2024 में तो इनके खिलाफ सिर्फ आरोप ही दर्ज किए गए हैं। वैसे ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। महाराष्ट्र में पेपर लीक के आरोपी विजेंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के आरोपी राजीव नयन मिश्रा, रवि अत्री और बिहार में पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया कई बार पेपर लीक के आरोपों में गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर जमानत पर बाहर आए और बाद में कई और पेपर लीक को अंजाम देने का आरोप लग गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, बात हमारी सरकारों, हमारे सिस्टम, हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी इन्वेस्टिगेशन सब पर है। अगर पेपर लीक के मामलों में इंसाफ नहीं होगा, गिरफ्तार किए गए आरोपी जमानत पर बाहर आएंगे और बाहर आकर दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक कराते रहेंगे, तो ये समस्या खत्म होने के संकेत हैं। हमारे देश में ऐसे मुद्दों को लेकर हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि पेपर लीक सभी पार्टियों की सरकारों में हुए और कोई पार्टी रोक नहीं पाई। अगर केंद्र स्तर पर बात करें तो बीजेपी और एनडीए की सरकारों में 67% पेपर लीक हुए, यूपीए की सरकारों में 20% पेपर लीक के मामले आए, 13% बाकी सरकारों में। यानी ये समस्या मौजूदा सरकार में बढ़ी है और इसीलिए सरकार को यह सोचना ही होगा कि वो कैसे बच्चों को पेपर लीक के इस कैंसर से बचाएगी। हम इसे कैंसर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक ये बीमारी हमारी सरकारों और सिस्टम ने लाइलाज बनाकर रखी हुई है। खैर, पेपर लीक, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों के वीडियो चलाए और कहा कि सुरक्षा बलों ने छात्रों को बुरी तरह पीटा। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भ्रष्ट, पूरी तरह फेल बताया, उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए, ऐसा कहा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामने आने, परेशान छात्रों से माफी मांगने, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने के दौरान हुए हंगामे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले उन्हें थोड़ा घसीट कर ले गए, लेकिन वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाओ। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं, बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड।